Assalamualaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to do lecture number 37. Before we start the lecture, do subscribe to the channel and like the video and comment if there is something you want to ask. आई होप आपने लास्ट वाला जो लेक्चर मैंने दिया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 37। उसमें थोड़ी एग्जांपल्स करनी है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने एक वॉल्यूम फाइंड किया था, डीवी हमने फाइंड किया था, जो कि क्या था, उसमें डिफरेंस सिर्फ ये था कि इससे पहले जो हमने ट्रिपल इंटीग्रल में वॉल्यूम फाइंड किया था वो एक स्केलर था, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो हम डीवी फाइंड करें ये एक वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है। बाकी जो है उसका मेथड सारा का सारा सेम ही था। जैसे हमने ट्रिपल इंटीग्रल से वॉल्यूम फाइंड किया था, उसी का तरह का मेथड था। यहाँ पे भी हमने इवेलुएट करना है एफ डी वी को, यानी हमने वॉल्यूम इवेलुएट करना है। एफ़ हमें दिया हुआ है, वी जो है उसका क्या कहा है कि एक रीजन है जो कि प्लेन से बाउंडेड है। एक तो z इज़ इक्वल टू 0 to 4 है, ठीक है, ये z की लिमिट्स हैं। और एक्स वाई के लिए उन्होंने हमें सरफेस का बताया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 9। इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो देखिए हमारे पास एक इस तरह राउंड शेप बनती है। ये जो हमारा सर्कल है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये हमारा सर्कल है। और इसका जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस इसका 3 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। और आर स्क्वायर मतलब कि 9। और अगर हम इस तरह से आर अगर हम फाइंड करें तो आर क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, z इज़ इक्वल टू 0, मतलब z जो है वो 0 से किधर तक है, 4 तक है, ठीक। तो ये देखें z इज़ इक्वल टू 4 तक हम आ गए। उसी सर्कल को हमने एक्सटेंड कर दिया है, देखें तो हमारे पास ये वाली शेप बन गई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर है तो हम इसके जो लिमिट्स हमारी हैं उसको हम किस में चेंज करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। और इसको जो हमारे पास ये लिमिट्स हैं या जो सरफेस है जो हमें कार्टेशियन सिस्टम में दिया हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहेगा उसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले तो आपको पता है ना कि वो हमारे पास होता है ट्रिपल इंटीग्रल होता है, ठीक है, एफ डी वी होता है और डी ए होता है, ठीक, एफ डी वी और डी ए, ठीक है। एफ डी ए कर देते हैं इसको, ठीक। तो अब हमने क्या करना है, अब हम f की जगह तो f ही लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास x जो है उसको हम क्या कर देते हैं, हमें पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में x r cos थीटा के इक्वल होता है, y जो है वो r sin थीटा के इक्वल होता है। और dv को हम किस में चेंज करते हैं, r dr d थीटा। और यहाँ पे dz भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक z भी है, ठीक है, z पार्ट भी है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ डी वी ओवर रीजन वी, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एफ हमारा आ जाएगा, ठीक है। एफ हमारा आ गया, डी एक्स डी वाई और डी जेड आ गया। इसको तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले ओपन कर लिया, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम एफ़ को लिख लेंगे, ये है 2i प्लस 2z, z इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी z इज इक्वल टू z होता है, तो z जो है वो z ही रहेगा। और फिर लिखा हुआ है प्लस y के, तो y की जगह हम क्या लिख लेंगे, y की वैल्यू लिख लेंगे, क्योंकि हम पूरे के पूरे इंटीग्रल को किस में चेंज कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास हो गया। और ये जो हमारा डी एक्स डी वाई डी जेड था, इसकी जगह हमने क्या लिखा, r dr d थीटा, ठीक है। अब हमारे पास z की लिमिट्स देखें क्या है, z हमें बताया हुआ था कि 0 to 4 है, तो हमने z की लिमिट्स लिखी। r का भी मैंने आपको बता दिया कि 0 to क्या होगा, 0 to 3 होगा, ठीक है। अब आते हैं उसकी तरफ, थीटा की तरफ। थीटा में उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है, बस उन्होंने हमें एक सरफेस की इक्वेशन दी हुई है। इट मींस कि वो पूरा का पूरा सर्कल है, पूरा का पूरा सर्कल है। तो पूरे के पूरे सर्कल को हम किससे डिनोट करते हैं, 2 पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो थीटा की लिमिट्स हैं वो 0 से किधर तक जाएगी, 2 पाई तक जाएगी, ठीक। फिर इसको सिंपली आपने इंटीग्रेट करना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू r, और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देखें, अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है तो ज़रूर पूछेगा। लेकिन यहाँ पे और कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ये चेंजेस थी जो कि मैंने आपको समझा दी है, ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सरफेस इंटीग्रल। अब हमने सरफेस इंटीग्रल के बारे में पढ़ना है कि हमें कोई एक शेप दी हुई है या हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है, उसका हमने सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, अभी जो हम सरफेस की बात करेंगे वो एक वेक्टर सरफेस होगी, यानी उसके साथ एक डायरेक्शन अटैच होगी। ठीक है, तो उसको देखते हैं। एक स्केलर फील्ड है एक्स वाई जेड, वो एग्जिस्ट करती है एक सरफेस पे जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, बिटवीन द प्लेन्स, अब प्लेन्स हमें बताएं हुए जेड इज इक्वल्स टू 0 टू जेड इज इक्वल्स टू 3। अब हमने क्या करना है, हमने इवेलुएट करना है एफ डी एस ओवर दिस सरफेस। इस सरफेस पे हमने एफ डी एस इवेलुएट करना है। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, डी एस को हम चूँकि वेक्टर ले रहे हैं तो डी एस के साथ हमें एक डायरेक्शन अटैच करनी होगी, यानी नॉर्मल डायरेक्शन अटैच करनी होगी। हमने इससे पहले वाले जो हमारी एक्सरसाइजेज और लेक्चर्स थे उसमें हमने नॉर्मल फाइंड करना सीखा था, तो उसी तरह हम डी एस के लिए क्या फाइंड करेंगे, नॉर्मल फाइंड करेंगे। ठीक है, नॉर्मल का फार्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट एस ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रेडियंट एस। इसके हमारे पास फार्मूला थे। ग्रेडियंट एस कैसे होता है, पार्शल एस और पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल एस और पार्शल वाई जे एंड पार्शल एस और पार्शल जेड के। ये हमने लास्ट वाले में भी किया था। इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या करें, ग्रेडियंट फाई फाइंड करें, और फाई यहाँ पे क्या है, फाई यहाँ पे एस है। ये जो सरफेस हमें गिवन है ना, ये हमारा फाई है। ठीक है, अच्छा, इसको हमने फाइंड कर लिया। अब हम एस फाइंड करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये और ये जो वैल्यूज़ होती है ना, आई और जी की जो वैल्यूज़ होती हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 2x है, तो ये यहाँ पे देखें, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। हम हमेशा जब हम ये डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। यहाँ से ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, चूँकि यहाँ पे 4 कॉमन है तो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं इधर से। ये देखें इस तरह, ये हो जाएगा 4 को कॉमन ले लिया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखें x 4 जो है वो तो स्क्वायर है ना 2 का, तो हम क्या कर लेते हैं, 2 को बाहर लिख लेते हैं और अंदर हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारा हो गया क्या, डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया 2 स्क्वायर रूट 4। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 4 जो है वो 2 के इक्वल होता है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 और दिस इज इक्वल्स टू 4। ओके, सो हमारा ये क्या आ गया, 4 आ गया, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, एक्स आई प्लस वाई जे ओवर 2। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे ओवर 2 कैसे आया। यहाँ पे देखें हमारा ग्रेडियंट एस क्या था, ग्रेडियंट एस जो है वो हमारा था 2x i प्लस 2y जे। अब देखें यहाँ पे और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ है तो थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन है तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ, और ये हो गया 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये हमारा आंसर आ गया एक्स आई प्लस वाई जे ओवर 2 डी एस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया एक्स आई प्लस वाई जे ओवर 2 और साथ में क्या लगा दिया, डी एस। ये क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई डी एस की। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस ओवर अ सरफेस एस, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू एफ नॉर्मल डी एस ओवर अ सरफेस एस। ये जो एस लिखा हुआ है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारी ये इंटीग्रल की लिमिट्स है। ठीक है, इज इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे, अब हम वो वैल्यूज़ जो हमने अभी फाइंड किया वो सारी की सारी हम लिख लेंगे। f की जगह x y z लिख लेंगे, n की जगह जो हमारी n की वैल्यूज़ आई है वो लिख लेंगे और साथ ds लिख लेंगे। यहाँ पे जो 2 था ना, तो वो तो कांस्टेंट था, तो उसको हम इंटीग्रल के बाहर ले गए। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हाफ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अब ये जो एक्स वाई जेड है इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई जेड आई प्लस ये यहाँ पे देखें एक्स वाई और वाई क्या हो गया, वाई स्क्वायर और जेड जे। ठीक हो गया, डी एस।
अब हमने क्या करना है, अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास किसकी बात हो रही है, एक सिलेंडर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखें एक बात इन्होंने कही है कि फ़र्स्ट ऑक्टेंट में हमने सिर्फ वो करना है, उसका हमने फाइंड करना है एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब है कि अगर हमारे पास 4 ऑक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, और टोटल हमारी डिग्रीज़ कितनी है, 2 पाई है ना, 2 पाई है, तो ये देखें 0, 90 डिग्री, 180, ठीक है, और इस तरह से आगे हम जाते हैं। तो ये हमारा 0 to 90 हमने करना है सिर्फ, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाला ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसकी हमें वो चाहिए, इसका एरिया हमें चाहिए। तो फर्स्ट ऑक्टेंट कितना हो गया, 0 to 90 डिग्री, यानी 0 to π/2। ठीक है, इस तरह से आपने एंगल को फाइंड करना होता है, एंगल की लिमिट्स आप इस तरह से फाइंड करते हैं। तो अब हमारा क्या आ गया, अब हमने करना है इसको चेंज करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, एक्स वाई 2 cos थीटा, वाई जो है 2 sin थीटा हो गया, और डी एस जो है वो 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे ये देखें ये आर है। ठीक है, आर cos थीटा, आर sin थीटा वाली बात है ना, तो हमने आर क्या लिख लिया, 2 लिख लिया, ये आर जो है यहाँ भी लिख लिया, और यहाँ पे भी आर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। और फिर हमने क्या किया, ये जो x²y/z है ये वाला है, तो यहाँ पे भी हमने वो ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी x और y की। ठीक है, इस तरह से x² y² z में भी हमने वैल्यूज़ पुट कर ली, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक, ये हमारे पास आई की आई डायरेक्शन का है, और ये हमारे पास जे डायरेक्शन का है। अब हमने क्या कर लेना है, रिजल्टेंट हमारे पास इससे क्या आएगा, इससे देखें हाफ़, तो हाफ़ ये जो यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो इसको भी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ, पेंसिल निकालें और जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये x² y/z की जगह आप लिखो 8z cos² sin थीटा, और प्लस x y² z की जगह लिखना 8z cos थीटा sin² थीटा। तो यहाँ पे देखें 8 दोनों में कॉमन है, तो 8 को भी बाहर लिख लिया, तो ये हो गया 8/2। और इसी तरह से ये डी एस की जगह क्या लिख लिया हमने, डी एस की जगह लिख लिया 2z dz d थीटा। ठीक, अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इसको सिंपली हमने इंटीग्रेट करना और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने एक और क्वेश्चन करना है वेक्टर फील्ड में। अब वेक्टर फील्ड में क्या है, वेक्टर में हमारे पास जो सरफेस दी हुई है और उसके अलावा जो हमें एफ़ दिया हुआ है, तो वो क्या है, वो एक वेक्टर है, उसके साथ ऑलरेडी डायरेक्शन अटैच है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि जब हम वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आता है, स्केलर आता है। ऊपर जो हमने प्रोडक्ट लिया वो हमने एक वेक्टर और एक स्केलर की बात की थी, तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आया था, एक वेक्टर आया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आएगा, एक स्केलर आएगा। वही मेथड हमने करना है, पहले हमने एफ डी एस को करना है ओवर अ सरफेस। सरफेस हमें क्या बताई हुई है, ये हमारी एफ़ है, सरफेस हमारा है x² + y² + z² = 9, बाउंडेड बाय x = 0, y = 0 एंड z = 0। देखिए यहाँ पे भी हमने डायरेक्शन अटैच की हुई है, तो सरफेस इंटीग्रल हमने यहाँ पे भी फाइंड करना है, लेकिन हमारा डी एस को क्या देना है, डी एस को हमने डायरेक्शन देनी है। ठीक है, तो डी एस हमारा हो जाएगा, वही फार्मूला हमने ग्रेडियंट एस वाला लगाना है, उससे हमारे पास आ जाएगा आंसर। ग्रेडियंट एस हम लगाएंगे तो देखें ये हमारा नॉर्मल आ गया 1/3 xi + yj + zk। ये आपने ख़ुद करना है। ठीक है, अब एफ डॉट नॉर्मल डी एस, तो ये हमारा एफ़ हो गया, नॉर्मल हमने लिख लिया। ठीक है, और डी एस लिख लिया। अब हमारा ये हो गया 1/3 xy + 2y + z, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक्स वाई हो गया, ये 2y हो गया, जे और जे कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया, केथ और केथ कंपोनेंट को, एंड आइथ कंपोनेंट को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, तो ये हमारे पास अब फॉर्म आ गई इंटीग्रल की। अब हमने क्या करना है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो बात हो रही है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, एक स्फेयर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, स्फेयर की बात हम कर रहे हैं, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हम सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करें। अब स्फेयर कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वाटरमेलन है। ठीक है, वाटरमेलन को आपने क्या करना है, उसको आपने हाफ़ में काट देना है, तो आपके पास इस तरह के 2 हिस्से आ जाते हैं वाटरमेलन के। ठीक है, अब ये जो हाफ़ है ना, इसका भी हाफ़ कर देना है, तो ये हमारा जो पार्ट है ना, हमने सिर्फ इसका वो करना है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो एंगल देखें, आपको खुद पता चल रहा है कि एंगल इसका कितना 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमारी एंगल की लिमिट्स क्या होनी है, 90। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है। तो मैंने आपको कन्वर्जन के फार्मूलाज वगैरह बताए हुए थे, स्टार्ट वाले लेक्चर्स में है, आई थिंक लेक्चर 4 में है या इस तरह से। अगर आपको याद नहीं है तो उसको देख लें। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने क्या करना है, वही sin phi cos थीटा। ठीक है, r sin phi cos थीटा, और इस तरह से ds हो गया।
ठीक है। साइन और जेड का भी हमने फार्मूला लिख लिया है। थीटा की मैंने आपको लिमिट्स बता दी हैं, 0 to π/2 थीटा के लिए भी आएगा और फाई की लिमिट्स भी 0 to π/2 ही आएगी, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, फिर FDS में आपने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। XY में भी आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करके सोल्यूशन लिखना है, y में भी और इस तरह z में भी, और DS भी हमारे पास आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिखनी है और इसको सिंपली सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। इसमें भी हमने f.ds फाइंड करना है। f आपको दिया हुआ है, सरफेस आपको गिवन है, z का आपको लिमिट बताई हुई है और y = 0 भी बताया हुआ है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे क्या कहा हुआ है, 2 ऑक्टेंट्स, फर्स्ट 2 ऑक्टेंट्स में हमने करना है। मतलब कि अब हमारे पास वो कितना है, अब हमारे पास हाफ सर्कल है। मतलब कि हमारा थीटा की लिमिट्स क्या होंगी, थीटा की लिमिट्स होंगी पाई, ठीक है। वही आपने करना है, सबसे पहले उसका नॉर्मल फाइंड करना है। नॉर्मल फाइंड कर लेंगे तो आपने उसको FDS में लिख लेना है। f की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू, ये देखिए ये f की वैल्यू है, साथ नॉर्मल की लिख लेनी है। और आपने उसके बाद क्या करना है, उसको आपने सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है, वही मेथड जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और फिर उसको सिंपली इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, पाई का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखें, फर्स्ट 2 ऑक्टेंट्स की बात करें, आपको पता है कि 4 ऑक्टेंट्स हैं और हर एक ऑक्टेंट जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो वो फर्स्ट 2 ऑक्टेंट्स की बात करें, इट मीन्स कि इतनी हमारी ऑक्टेंट की बात हो रही है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 0 से स्टार्ट हुआ और 180 तक गया। और 180 को हम रेडियंस में कितना लिखते हैं, रेडियंस में हम उसको पाई लिखते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे ये था। अच्छा, इसके बाद एक और हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड्स का। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता देती हूँ कि f.dr जब दो पॉइंट्स के दरमियान में होता है ना, तो वो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा था, क्योंकि हमने एक फ़ंक्शन को 2 मेथड से किया है और दोनों तरह से उसका आंसर जो है वो डिफरेंट आता है, ये हम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल अगर a b का है और वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, जैसे हमने स्केलर के लिए किया था ना, वहाँ पे भी इंडिपेंडेंट था जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात हम कर रहे थे। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स, तो फिर उस वेक्टर फील्ड को हम क्या कहते हैं, उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, ठीक है। फिर देखें यहाँ पे a और b तक जा रहे हैं, कोई भी पाथ से हम जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। एंड इट फॉलोज़ दैट फॉर अ क्लोज पाथ इन कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फील्ड अगर क्लोज्ड पाथ है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फिर वापस आ रही है, ठीक है। क्लोज्ड कर्व है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर उसी तरह से वापस आ रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा 0 के इक्वल होगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो वेक्टर फील्ड में क्या करें, देखें C1 f.dr = C2, मतलब कर्व 1 जो है वो कर्व 2 के क्या है, इक्वल है। ये कर्व 1 है, ये कर्व 2 है और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और कर्व 1 जो है, लेकिन चूंकि यहाँ की डायरेक्शन इस तरह जा रही है और यहाँ की इस तरह आ रही है, तो कर्व 1 जो है वो क्या है, वो C2 जो है हमारा नेगेटिव C2 है। क्यों, क्योंकि जो कर्व 2 है वो दूसरी डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्लोज पाथ के लिए ABC1 + BAC2 हम ले रहे हैं। तो ABC1 क्या है, C1 AB f.dr + C2 AB f.dr, लेकिन प्लस C2 को हमने किसके इक्वल किया हुआ है, -C2 के। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया -C2 f.dr, और -C2 को हमने क्या कहा हुआ है कि वो इक्वल टू C1 है, बट वो उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये हो गया C1 AB f.dr -C2 की जगह हमने C1 लिख लिया। तो दोनों का हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 0। हैंस दिस इज़ प्रूव दैट दिस इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। ये हमारी कंजर्वेटिव फील्ड तब होगी जब हमारा कर्व 1 जो है, अगर हम उसको कर्व 2 से माइनस करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारा जो पाथ होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, जो इंटीग्रल होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। डू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस। यहाँ पे आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत डायरेक्ट करवा दिया, बट डायरेक्ट मैंने नहीं करवाया। जो पॉइंट समझाने वाले थे वो मैंने साथ साथ समझा दिए हैं। अब आपका काम है, आप पेंसिल लें, कॉपी उठाएं, प्रैक्टिस करें और स्टार्ट करें प्रैक्टिस करना। आप यकीन माने आपको हर एक स्टेप समझ आएगा, ठीक है। लेकिन विदाउट प्रैक्टिस अगर आप सिर्फ देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। आप इसको सिर्फ देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।